जब हम यूरोपियंस के एशिया आने के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली हमारे दिमाग में एक ड्रामेटिक डिस्कवरी मोमेंट आ जाता है, लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। ये डिस्कवरी बिल्कुल भी नहीं थी, ये एक रेस थी, एक हाई स्टेक्स कंपटीशन था जो सेंचुरीज तक चला, जिसका गोल था दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल पाना। और बिलीव इट और नॉट, ये सब शुरू हुआ था सिर्फ एक स्पाइस के टेस्ट की वजह से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक सिंपल सी चीज़ जैसे पेपर ने पूरी दुनिया का मैप कैसे बदल दिया। सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन स्पाइसेस स्पेशली पेपर को डायरेक्टली सोर्स से लाने की जो बर्निंग डिज़ायर थी, उसी ने पूरी पूरी नेशंस को मजबूर कर दिया कि वो ओपन ओशन पर अपना सब कुछ दाव पर लगा दे। अब इस डेस्परेशन को समझने के लिए हमें 15 सेंचुरी में वापस जाना पड़ेगा। उस टाइम यूरोप के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे आज हम सप्लाई चेन प्रॉब्लम कहते हैं। यूरोप को ईस्ट के लग्जरी गुड्स काफ़ी पसंद थे, लेकिन उन्हें वहाँ से लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था। और इस प्रॉब्लम का सेंटर था स्पाइसेस। देखिए, ये सिर्फ खाने का टेस्ट बेटर करने के लिए नहीं थे। रेफ्रिजरेशन के आने से पहले के टाइम में स्पाइसेस मीट प्रिजर्व करने के लिए बिल्कुल एसेंशियल हुआ करते थे। जैसे जैसे यूरोप अमीर होता गया, वैसे वैसे स्पाइसेस की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सप्लाई चेन पूरी तरह चोक हो रही थी। रियल इशू था ब्लॉकेड्स का। 1453 में ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही मेनलैंड रूट प्रैक्टिकली बंद हो गया। साथ ही अरब मर्चेंट्स का रेड सी के थ्रू सी रूट्स पर कंट्रोल था। इस वजह से एक लंबी चेन ऑफ मिडलमैन बन गई, हर कोई अपना हैवी हैवी कट लेता था। और रिजल्ट ये हुआ कि जब एक छोटी सी चुटकी भर पेपर लंदन जैसे किसी यूरोपियन सिटी के किचन तक पहुंचती थी, उसकी प्राइस इंसेन लेवल तक बढ़ चुकी थी। यूरोपियन किंगडम्स के लिए ये सिर्फ इरिटेटिंग नहीं था, ये उनकी वेल्थ पर एक कैटास्ट्रॉफिक ड्रेन था। तो ऑब्वियस सी बात थी, किसी न किसी को इस पूरी मोनोपोली के सोल्यूशन को निकालना ही था। और जिस नेशन ने इस चैलेंज को ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव सिंगल माइंडेड फोकस के साथ एक्सेप्ट किया, वो था पुर्तगाल। लेकिन यहाँ एक की पॉइंट है, यूरोपियन सिर्फ एक नया रूट ढूंढना नहीं चाहते थे, वो उस रूट का मालिक बनना चाहते थे। और कोई ओवरनाइट लकी ब्रेक नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। ये एक मैसिव नेशनल प्रोजेक्ट था जो जनरेशन्स तक चला। इसकी शुरुआत हुई प्रिंस हेनरी द नेविगेटर से, जिसने अफ्रीकन कोस्ट को सिस्टमेटिकली मैप करने में पैसा और रिसोर्सेज झोंक दिए। फिर 1487 में डायस ने फाइनली केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर लिया और ये प्रूव हो गया कि सी रूट एक्चुअली पॉसिबल है। उसके पूरे 10 साल बाद वास्को डी गामा ने मिशन कंप्लीट किया और 1498 में कैलिकट इंडिया पहुंच गया। अब डायरेक्ट रूट फाइनली बिजनेस के लिए ओपन हो चुका था और यहीं से उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का कोर समझ आता है। सदियों तक इंडियन ओशन एक ओपन और बसलिंग मार्केट प्लेस था, जहां अरब्स, इंडियंस, अफ्रीकन्स और चाइनीज सब मिलकर ट्रेड करते थे। लेकिन पोर्टुगीज एक बिल्कुल अलग प्लेबुक के साथ आए। वो पार्टी ज्वाइन करने नहीं आए थे, वो पार्टी टेक ओवर करने आए थे और बाकी सबको बाहर निकालने के लिए। तो उन्होंने ये कैसे किया? इसका जवाब है ब्लू वाटर पॉलिसी। पोर्टुगल एक छोटा सा कंट्री था, उनके पास मैसिव लैंड इन्वेजन के लिए ना मैन पावर थी ना रिसोर्सेज। इसलिए उन्होंने फोकस किया अपनी स्ट्रेंथ पर, सुपीरियर नेवल पावर। उनके शिप्स पावरफुल कैनन से आर्म्ड थे और उन्होंने समुंदर पर डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ली। उन्होंने एक तरफ का प्रोटेक्शन रैकेट चलाया जिसे गया कार्टेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर बाकी सब शिप्स को पोर्टुगीज से परमिट खरीदना पड़ता था, वरना रिस्क था कि उन्हें समुंदर में ही उड़ा दिया जाए। पोर्टुगल के ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस की ज़रूरत थी और 1510 में अपने ब्रिलियंट और एक्सट्रीमली रुथलेस गवर्नर अल्फोंसो के अंडर उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। और ये एक मॉन्यूमेंटल टर्निंग पॉइंट था। सोचिए ज़रा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद ये पहली बार था जब किसी यूरोपियन पावर ने इंडियन सॉइल पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। गोवा उनके ईस्टर्न एम्पायर की कैपिटल बन गया और पोर्टुगीज पावर का सिंबल भी। और जब आप इतना इंसेन प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम तक अननोटिस नहीं रहता। जल्द ही बाकी यूरोपियन पावर्स भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहते थे। डच और इंग्लिश भी आ रहे थे और वो पोर्टुगल के मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी थे। रेस अब और ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि हर राइवल
का गेम प्लान बिल्कुल अलग था। पोर्टुगल का अप्रोच था गोल्ड और गॉड दोनों। एक तरफ ट्रेड पर मोनोपोली और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। डच वो बिल्कुल नो नॉनसेंस बिजनेस मोड में थे। उनका मेन टारगेट था स्पाइस आइलैंड्स, आज का इंडोनेशिया, और उन्होंने इंडिया को टेक्सटाइल का सोर्स बनाया जिससे वो स्पाइसेस के लिए ट्रेड कर सकें। और फिर आते हैं इंग्लिश। वो भी पैसा ही चाहते थे लेकिन उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पेशेंट गेम खेला। ट्रेड के साथ साथ उन्होंने केयरफुल डिप्लोमेसी यूज़ की और परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए जिन्हें वो फैक्ट्रीज कहते थे। और जैसे हम सब जानते हैं, आखिरकार इंग्लिश ही इंडिया पर डोमिनेट कर गए। उनकी सक्सेस किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं थी, ये थी एक पेशेंट स्ट्रेटजी जिसमें उन्होंने बिजनेस सीन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और श्रूड डिप्लोमेसी को कंबाइन किया। अब सवाल ये है, इंग्लिश का ये प्लेबुक एक्चुअली था क्या? स्टेप 1, उन्होंने प्रूव करना था कि वो वीक नहीं है। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने ये करके दिखाया जब उसने एक बड़ी पोर्टुगीज फ्लीट को डिफीट कर दिया। इस विक्ट्री ने मुगल एम्परर जहांगीर का अटेंशन अट्रैक्ट किया। स्टेप 2, डिप्लोमेसी। इंग्लिश ने एक ऑफिशियल एम्बेसडर भेजा, सर थॉमस रो, ताकि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश की जा सके। इससे सीधा स्टेप 3 आया, लीगल परमिशन। रो ने मुगल एम्परर से रॉयल डिक्रीज, जिन्हें फरमान्स कहा जाता था, हासिल किए, जिससे इंग्लिश को ट्रेड और कंस्ट्रक्शन का लीगल राइट मिल गया। और जब उनके पास ये ऑफिशियल पेपर वर्क आ गया तो वो फाइनल स्टेप पर आ गए, अपने की ट्रेडिंग हब्स बनाना और उन्हें फोर्टिफाई करना। उनकी पूरी स्ट्रेटेजी का सेंटर था लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। वो कहीं भी रैंडमली सेटल नहीं हुए। उन्होंने स्ट्रैटेजिक कोस्टल पॉइंट सिक्योर किए जो आगे चलकर मैसिव सेंटर ऑफ पावर बन गए। सूरत उनकी पहली बड़ी जीत थी। उसके बाद आया मद्रास, फिर बॉम्बे, और ये फैक्ट काफ़ी शॉकिंग है, बॉम्बे उन्हें पोर्टुगल से रॉयल वेडिंग गिफ्ट के तौर पर मिला था। और फाइनली कलकत्ता। ये सिर्फ वेयर हाउसेज नहीं थे, ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थे जो आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का बीज बन गए। ये पूरा पीरियड, ये ट्रेड के लिए चल रही फ्रैंटिक और इंटेंसिक रेस सिर्फ कुछ लोगों को अमीर बनाने तक लिमिटेड नहीं रही। इसने रीजन का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज कर दिया। इस दौर में न्यू टेक्नोलॉजीज आई, बिजनेस के नए तरीके आए और एक ऐसा फ्यूचर की फाउंडेशन पड़ गई जिसका अंदाज़ा शायद हम में से किसी को भी नहीं था। और हाँ, चाहे पोर्टुगल की डोमिनेंस आगे चलकर फेड हो गई लेकिन उनका लेगेसी मैसिव था। पोर्टुगीज़ ही थे ओरिजिनल इनोवेटर्स, वही थे जो शिप माउंटेड कैनन्स को इंडियन ओशन तक लाए, नई इन्फेंट्री टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस की और नेवल पावर के थ्रू ट्रेड कंट्रोल करने का मॉडल क्रिएट किया। और वही थे जो सबसे आखिर में इंडिया छोड़ कर गए। गोवा जैसे प्लेसेस पर उनका कंट्रोल 1961 तक रहा, यानी लगभग 450 ईयर्स तक। ये फैक्ट हमें ले जाता है एक फाइनल क्वेश्चन तक। पोर्टुगीज़ हो, डच हो या इंग्लिश, सबके सब मर्चेंट्स और ट्रेडिंग कंपनीज बनकर आए थे। उनका गोल एटलीस्ट पेपर पर कॉमर्स था, कॉन्क्वेस्ट नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ कि इनमें से एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडर से बदलकर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रूलर बन गई? वेल, ये कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।